हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग लिखी हुई है द प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। डेफिनेशन की बात करें इसकी, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अर्थात सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जैसे संज्ञा अर्थात नाउन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप पुराने वीडियोज में देख सकते हैं। तो कोई भी संज्ञा हो, उसके स्थान पर जो हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, तो ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम निम्नलिखित प्रकार के हैं। सबसे पहले लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर पर लिखा है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद एम्पैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रत्येकवाचक सर्वनाम। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार इन प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग तीनों पर्सन्स में किया जाता है, एवं जिस सर्वनाम से पुरुष, स्त्री या वस्तु प्रकट होती है, तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई का मतलब मैं और बी का मतलब हम, इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि सेकंड पर्सन में यू का प्रयोग किया जाता है, यू का मतलब तुम होता है। इसके अलावा थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस पर्सनल प्रोनाउन में हम इन्हीं के विभिन्न फॉर्मों का वर्णन करेंगे। जैसे आई की विभिन्न फॉर्म, जैसे आई ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस में, और अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी हो जाएगा, और पजेसिव केस की बात करें तो माई या माइन हो जाएगा। अर्थात केस भी तीन प्रकार के। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, जिसकी हिंदी कर्ता कारक, अर्थात कर्ता जो होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, और थर्ड पजेसिव केस, जिसका मतलब संबंध सूचक कारक। तो हम टेबल की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और बी का प्रयोग होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और इसका जो पजेसिव केस है वो माई या माइन होता है। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और इसका पजेसिव केस अवर या अवर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। सेकंड पर्सन लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन में यू आता है, और यू का कर्म यू ही रहता है, और इसका संबंध सूचक कारक की अगर बात करें, पजेसिव केस की बात करें, तो योर या योर्स, योर या योर्स, इसमें एस का प्रयोग भी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही का ऑब्जेक्ट हिम, और इसका पजेसिव हिज। इसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर, और इसका पजेसिव हर या हर्ष। इसके बाद इट का ऑब्जेक्ट इट, और इसका पजेसिव इट्स। दे
दे का ऑब्जेक्ट देम और इसका पजेसिव देयर या देयर्स। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। ये टेबल आप इनडायरेक्ट में भी यूज करते हैं और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि बिना इसके अंग्रेजी में काम नहीं चलता है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट स्क्रीन पर लिखा है, यह कलम मेरी है, तो दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते थे, यह कलम मेरी है तो दिस इज माई पेन। लेकिन जब माइन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम इसे लास्ट में लगाते हैं, अर्थात दिस आपका दिस जैसे आया है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और पेन के बाद जब लास्ट में हम प्रयोग करेंगे तो माइन होगा। अब इसे अगर हम ऐसे लिख दें दिस इज माई पेन तो भी वही बात होगी, यह मेरी कलम है। नेक्स्ट है, जैसे तुम एक विद्यार्थी हो तो यू आर ए स्टूडेंट, तो यू सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो यू आर ए स्टूडेंट। थर्ड सेंटेंस लिखा है, मेरा भारत महान है, तो माई इंडिया इज ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट। तो इसमें हम बात करें माई का जो प्रयोग हुआ है ये पजेसिव केस में हुआ है, यानी कि संबंध सूचक कारक में हुआ है, क्योंकि आई की 3 लाइन आई मी माई, तो माई का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट लिखा है, वह कलम तुम्हारी है, तो दैट पेन इज योर्स, क्योंकि जब यू पजेसिव केस में योर का प्रयोग अंत में होगा, सबसे लास्ट में होगा, तो एस का प्रयोग करते हैं योर्स। अगर इसे हम ऐसे बना दें, वह कलम तुम्हारी है तो दैट इज योर पेन, तब भी बात सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो आई के साथ संबंध सूचक कारक में माई का प्रयोग होता है। मैं अपना कार्य कर चुका हूँ तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जैसे वह होता, वह अपना कार्य पूरा कर चुका है तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ई के अनुसार हिज आ जाता। अगर सी होता तो सी के अनुसार हर आ जाता, दे होता तो दे के अनुसार देयर आ जाता, ठीक है, और बी होता तो बी के अनुसार अवर आ जाता, और इट के अनुसार इट्स आ जाता है। तो ये पजेसिव केस पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, वे हमें व्याकरण पढ़ाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दे टीच अस ग्रामर, तो इसमें अस का प्रयोग हुआ और अस का प्रयोग कर्म के रूप में हुआ है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ है। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की और पजेसिव केस की, यानी कि कर्ता कारक की, कर्म कारक की और संबंध सूचक कारक की। तो आपको केवल टेबल लर्न करना है। जैसे आई में आई का जैसे फर्स्ट पर्सन में आया, आई मी माई माइन, बी का बी अस अवर अवर्स, इसके बाद यू का यू योर योर्स, इसके बाद ही का ही हिम हिज, इसके बाद सी का सी हर हर्स, इसके बाद इट का इट इट्स। इस प्रकार आपको सारे वर्ड याद करने, जैसे देयर है, दे है तो दे का दे देम देयर देयर्स, ये वर्ड आपको याद करना है, पूरी टेबल ही याद करनी है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, यानी कि जो हम पहले पढ़ा चुके हैं अभी जस्ट, पर्सनल प्रोनाउन, उस फॉर्म में अगर हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ दें तो ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे हिम आया था, उसमें हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस का था तो सेल्फ जोड़ा था तो हिम सेल्फ हो गया था। उसी प्रकार हर है तो हर में सेल्फ जोड़ा तो हर सेल्फ हो गया, देम में सेल्फ जोड़ा तो देम सेल्फ हो गया। अगर एक व्यक्ति की बात करें तो सेल्फ जोड़ते हैं और बहुत से व्यक्ति हैं तो सेल्फ जोड़ते हैं, एफ हटाकर VES, एक व्यक्ति के लिए सेल्फ और अनेक व्यक्तियों के लिए सेल्फ। अब नेक्स्ट अगर देखें, अवर है तो अवर में हम सेल्फ जोड़ेंगे तो अवर सेल्फ हो जाएगा, इट में सेल्फ जोड़ेंगे तो इट सेल्फ हो जाएगा, योर में सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, अवर में अगर सेल्फ जोड़ेंगे तो अवर सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, योर में सेल्फ जोड़ेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा, अर्थात एक व्यक्ति के लिए सेल्फ जोड़ेंगे और अनेक व्यक्तियों के लिए सेल्फ जोड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रोनाउन में, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर्ता पर स्वयं दबाव रहता है, जैसे मैं इस कार्य को स्वयं करूंगा, अर्थात अपने आप या स्वयं
कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, राम ने अपने आप को बर्बाद कर लिया या राम ने अपने आप को नष्ट कर लिया। तो राम, र्यून मीन्स बर्बाद करना, र्यून्ड हिमसेल्फ, क्योंकि राम था तो राम के अनुसार हिमसेल्फ आया। अगर किसी गर्ल्स का नेम होता, फेमिनिन जेंडर का होता तो हरसेल्फ लगा देते। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने स्वयं को चोट पहुंचाई, तो यू हर्ट योर सेल्फ, तो यू के साथ योर सेल्फ का प्रयोग। तुमने स्वयं में झगड़ा कर लिया या तुमने अपने आप में झगड़ा कर लिया, आपस में झगड़ा कर लिया, तो दे क्वेरल्ड एमोंग देमसेल्व्स, तो इसमें दे के साथ देमसेल्व्स का प्रयोग हो गया। व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचाता है, तो वन हर्ट्स वन सेल्फ, व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचाता है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं, एम्पैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये जो सर्वनाम है इसका प्रयोग भी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होता है, लेकिन इसके प्रयोग से वाक्य में दृढ़ता आ जाती है। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, इस सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम की तरह होता है, किंतु इसके प्रयोग से वाक्य में दृढ़ता आ जाती है, यानी दबाव आ जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में एम्फेसिस बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं स्वयं ही ऐसा करूँगा, तो आई माई सेल्फ विल डू इट, तो इसमें दबाव है, मैं स्वयं ही ऐसा करूँगा, इसलिए आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है और विल डू इट। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, उसने स्वयं ही ऐसा कहा था, तो ही हिमसेल्फ सेड सो, पास्ट इंडेफिनिट है तो से की सेकंड फॉर्म लगा दी, सेड सो, ऐसा के लिए सो। मैंने स्वयं ही इसे देखा था, आई माई सेल्फ सा इट, ऐसे बन जाएगा। उन्होंने स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार किया था, तो दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, तो दे के साथ देमसेल्व्स का प्रयोग किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज स्क्रीन पर आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर वाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, जो सर्वनाम दो सर्वनामों से मिलकर बने और परस्पर संबंध प्रकट करे तो उन्हें परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, दो भाई एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे टू ब्रदर्स लव ईच अदर, यानी दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, इन तीन मित्रों ने एक दूसरे की सहायता की, तो दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प्ड वन एनदर, अर्थात तीन व्यक्तियों के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है और दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है। ये रूल आपको याद रखना है। अब देखते हैं, नोट में भी लिख दिया है, दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए वन एनदर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज लिखा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसकी बात करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, यह कलम मेरी है या यह कलम है, यह एक कलम है, तो दिस इज ए पेन, अर्थात कलम की ओर संकेत किया, यह एक कलम है, तो इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम है। अब जैसे लिखा है वह एक लड़का है, तो दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है, दैट इज ए बॉय। अब इसमें भी संकेत किया, वह एक लड़का है, तो दैट इज ए बॉय, तो दैट ने संकेत किया, तो संकेत, इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, ये कलमें हैं, अब कलमों की ओर संकेत किया, ये कलमें हैं, बहुत सी हैं, तो दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, इसमें एस लगेगा। अब इसके बाद लिखा है वे लड़के हैं, तो दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। तो संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करे। अब इसमें हमने देखा दिस दैट दीज दोज का प्रयोग हुआ है, दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसी पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे लिखा है शिमला की जलवायु
आगरा की जलवायु से अधिक अच्छी है। तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। अब इसमें हमने दैट ऑफ का प्रयोग किया क्योंकि जलवायु की बात कर रहे, एक वचन का वर्ड है, इसलिए हमने दैट ऑफ का प्रयोग किया। अब जैसे लिखा है दिल्ली की गलियां मुंबई की गलियों की अपेक्षा अधिक चौड़ी हैं, तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, अब बहुत सी गलियां हैं इसलिए हमने इसमें आर का प्रयोग किया। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, तो इसमें हमने दोज ऑफ का प्रयोग किया क्योंकि बहुत सी गलियां हैं और क्लाइमेट एक वचन का था, इसलिए हमने दैट ऑफ का प्रयोग किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब एक वचन में प्रयोग हो तो दैट ऑफ का प्रयोग करें और जब बहुवचन में प्रयोग हो तो दोज ऑफ का प्रयोग करें। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, जिसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अर्थात प्रत्येक वाचक सर्वनाम, या इसे बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं। प्रत्येक वाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है इन दो कलमों में से कोई भी कलम काली है, यानी कि दो कलमों में से कोई एक कलम काली है, यानी कि दो में से एक के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं और दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो देखें इन दो कलमों में से कोई भी कलम काली है, तो आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लैक, यानी कि एक कलम की बात कर रहे, दो में से कोई एक, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट लिखा है इन दो लड़कियों में से कोई भी लड़की होशियार नहीं है, अर्थात दो में से कोई नहीं है, तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, अर्थात हमने देखा दो व्यक्तियों में से कोई एक के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं और दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है इन 5 विद्यार्थियों में से कोई भी विद्यार्थी परिश्रमी नहीं है, तो कोई भी नहीं है, 5 में से कोई नहीं, तो नन का प्रयोग होगा। नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबरियस। अब हमने इसमें इज का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि 5 में से कोई नहीं है, कोई परिश्रमी नहीं है, तो इज का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट लिखा है इन दो लड़कों में से प्रत्येक के पास एक नोटबुक है, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज ए नोटबुक। इस सेंटेंस में हमें याद रखना है कि ईच के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ईच आ जाए, चाहे एवरीवन आ जाए, चाहे एवरीबडी आ जाए, इन सभी में एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल लिखा है सभी 5 लड़कियां परिश्रमी हैं, तो सभी 5 की बात कर रहे, ये अभी हमने बात की थी 5 में से कोई नहीं, तो नन का प्रयोग किया, और सभी 5 की बात करें तो ऑल का प्रयोग होगा। ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स, गर्ल में एस लगेगा, गर्ल्स आर लेबरियस, आर लेबरियस, इसमें आर लगाया क्योंकि सभी 5 की बात कर रहे इसलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इन दो लड़कों में से दोनों ही लापरवाह हैं। जब दो में से दोनों की बात करें तो बोथ का प्रयोग होगा। बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। अगर हम इसमें बात करते दो में से कोई नहीं तो नाइदर ऑफ द 2 होता। अब दो में से दोनों तो बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। तो इस प्रकार आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप्स है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु प्रकट ना हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु प्रकट ना हो। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल लिखा है प्रत्येक ने उस पर विश्वास किया। अब इसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट नहीं हो रहा है कि किसने उस पर विश्वास किया, तो इसलिए इसमें एवरीवन का प्रयोग किया गया। एवरीवन बिलीव्ड हिम, प्रत्येक ने उस पर विश्वास किया। इससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल है किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, तो समवन हैज स्टोलन माई वॉच, यानी कि इसमें कुछ पता नहीं चला किसने चुराई। अर्थात जब यही पता न चले कि कौन सा व्यक्ति है, कोई निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु प्रकट ना हो, तो इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
तो इससे कोई स्पष्ट नहीं, किसी का नाम नहीं लिया गया, किस व्यक्ति को, अर्थात प्रत्येक के लिए कह दिया गया, इससे कोई निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु प्रकट नहीं होती है। तो इसमें लिखा है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। इस सेंटेंस में आपको याद रखना है एवरीबडी के साथ हिज का प्रयोग होगा, और यदि वन होता तो वन के साथ वंस का प्रयोग पजेसिव केस में करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, हर चीज की अपनी सीमाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है हमने उनमें से किसी को नहीं देखा। तो वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम। तो एनी का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की बात करते हैं दूसरों के साथ भलाई करो। तो इस एग्जाम्पल में डू गुड टू अदर्स, तो अदर्स से इंडेफिनिट प्रोनाउन स्पष्ट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है तुम कौन हो, तो हो जाएगा हु आर यू। तुम्हारा घर कौन सा है, तो विच इज योर हाउस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है यह किताब किसकी है, तो हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। नेक्स्ट लिखा है उपन्यास कौन पढ़ रहा है, तो हु इज रीडिंग ए नोवेल, हु इज रीडिंग ए नोवेल। नेक्स्ट है तुम्हें किससे मिलना है, तो किससे के लिए लगाएंगे होम डू यू वांट टू मीट। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लिखा है खिड़की किसने तोड़ी, तो हु ब्रोक द विंडो। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट जो टाइप्स है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी संज्ञा से संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो कल यहाँ आया था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। अब जो कल यहाँ आया था, तो हु केम हियर यस्टरडे, तो ये वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा सेंटेंस है, अब इसमें हु का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है यह भगवान कृष्ण है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो दिस इज लॉर्ड कृष्णा हुम वी वर्शिप। अब हुम का प्रयोग कर्म कारक के रूप में हुआ है, अर्थात जिनकी हम पूजा करते हैं, तो हुम का प्रयोग किया गया। अब यह वही लड़का है जिसका भाई आगरा में रहता है। तो दिस इज द बॉय जिसका भाई, तो हुज ब्रदर लिव्स इन आगरा। तो हुज का प्रयोग संबंध सूचक कारक में किया जाता है। अब नेक्स्ट लिखा है एग्जाम्पल स्क्रीन पर, जो भगवान को प्रिय होते हैं, जो भगवान को प्रिय होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल प्रोनाउन में दिया गया है। तो दोज हुम द गॉड्स लव, दोज हुम द गॉड्स लव डाई यंग। अब इसमें हुम का प्रयोग कर्म कारक के रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐसे लड़कों से दूर रहो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो एवॉइड सच द बॉयज एज वेस्ट देयर टाइम। तो सच के साथ एच का प्रयोग किया जाता है, ये हम आगे रूल में लिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वही चिड़ियाँ हैं जिन्हें राम चुगाता है। तो दीज आर द वर्ड्स, ये वही चिड़ियाँ हैं जिन्हें, तो विच राम फीड्स, जिन्हें राम चुगाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या यह वही चित्र है जो तुमने कल खरीदा था, या यह होना चाहिए क्या यह वही चित्र है जो तुमने कल खरीदा था। तो इज दिस द पिक्चर, क्या यह वही चित्र है जो तुमने कल खरीदा था। तो दैट यू बॉट यस्टरडे, तो दैट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। तो क्या यह वही चित्र है, तो चित्र के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। तो इस प्रकार
आज की क्लास में हमने बात की कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम की। और वीडियो पसंद आई हो अगर तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उमेश कोचिंग क्लासेस को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।